हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स जो कि डरते हैं कि किस तरह से मेंस के एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। उन्हें समझ नहीं आता कि किस तरह से किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कितने केसेस लिखें, क्या ना लिखें। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन सभी क्वेश्चन का आंसर जो है मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। दिस वीडियो विल बी वेरी कट शॉर्ट एंड टू द पॉइंट वीडियो, सो इसलिए आप इस वीडियो को प्रॉपर एंड तक देखें ताकि आप समझ सकें कि किस तरह से किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। प्लस मैं वीडियो में आपको एक सैम्पल क्वेश्चन भी बताऊंगी जिसका आंसर मैंने लिखा है। सो पहले हम बात करते हैं अबाउट सम क्वेश्चंस। सो हाउ टू स्टार्ट एनी आंसर। स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता कि किसी भी आंसर को सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज़ उसको शुरू कैसे करें। आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें एक साथ आई कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये भी चीज़ है, ये चीज़ है, ऐसे आपको बहुत से फैक्ट्स जो हैं उससे रिलेटेड याद आए। कोई एग्जाम्पल आपको याद आने लगा, उसकी डेफिनेशन याद आने लगी, सेक्शन याद आने लगा। लेकिन जो कुछ भी आपको याद आया उस सबको एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल मैनर में आप किस तरह से लिखें। सेकेंड कि हाउ मच टू बी रिटन। आपसे क्वेश्चन पूछा गया फॉर 8 मार्क्स, आपसे क्वेश्चन पूछा गया फॉर 10 मार्क्स। अब इतने मार्क के क्वेश्चन में आप कितना लिखें, कितना लिखना सफिशिएंट होगा। क्या हम किसी भी क्वेश्चन में इलस्ट्रेशंस दें ना दें, जब तक पूछे ना जाएं तो इलस्ट्रेशंस दें या फिर ना दें। ऐसे भी बहुत से क्वेश्चंस हमारे माइंड में चलते रहते हैं। और सबसे बड़ा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जिसको लेकर के स्टूडेंट्स डरते रहते हैं कि देयर आर वेरियस केस लॉज ऑन एवरी पॉइंट। आप सभी सेक्शंस को पढ़ेंगे, हर एक सेक्शन से रिलेटेड, सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत से केस लॉज हैं। सो आप एक लिमिटेड आपकी मेमोरी है तो उस लिमिटेड मेमोरी में कितने केसेस आप याद रख सकते हैं। प्लस आपको अगर आंसर लिखते समय केसेस याद नहीं आ रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, केस की साइटेशन याद नहीं आ रही है तो क्या करें। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपके माइंड में चलते होंगे जब कभी आप सोचते होंगे कि मेंस का आंसर कैसे लिखना है। और सबसे बड़ी बात कि क्या कोई फिक्स फॉर्मेट होता है आंसर लिखने का कि पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर ये लिखना है, वो लिखना है। इस तरह से क्या कोई एक प्रॉपर फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट को आप हर एक आंसर को अटेम्प्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। सो हम शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से, एक सैम्पल क्वेश्चन जिसका आंसर मैंने आपको लिख के दिखाया है। सो आई रिक्वेस्ट अगेन कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, इस आंसर का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, सो द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग एविडेंस एक्ट। और एविडेंस एक्ट में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसने भी एविडेंस एक्ट पढ़ा है हर कोई जानता है कि एविडेंस एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट आता है डाइंग डिक्लेरेशन। एंड देखिए ये कितनी बार रिपीटेडली वेरियस एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। वेदर यूपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली, सब जगह ये क्वेश्चन जो है रिपीटेडली पूछा गया है। सो ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आया तो आपको सबसे पहला क्या करना है। सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को आराम से, शांति से पढ़ेंगे कि क्या लिखा गया है। उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन को क्या डिफरेंट पार्ट्स में तो डिवाइड नहीं किया गया। जैसे कि हम इस क्वेश्चन को अगर पढ़ें तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज डाइंग डिक्लेरेशन। इसका मतलब आपसे सबसे पहले पूछा गया है कि डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब बताइए कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या होती है। सेकेंड आपसे पूछा गया है हाउ एंड बाय whom इट कैन बी रिकॉर्डेड। किस तरह से और किसके द्वारा डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है डिस्कस फुली इट्स एविडेंशियरी वैल्यू। डाइंग डिक्लेरेशन की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, किस तरह से उसे एविडेंस में यूज़ किया जा सकता है, ये आप बताइए। और कैन एन एक्यूज बी कन्विक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन अलोन। क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे हम किसी एक्यूज को कन्विक्ट कर दें। और सबसे लास्ट में इसमें लिखा है कि साइट केस लॉज, कि आपको केस लॉज भी देने हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके देखें तो इसमें आपको कितने पार्ट्स दिखे। देखिए पहला डाइंग डिक्लेरेशन का मीनिंग बताना है, सेकेंड whom and by how it is to be recorded, थर्ड एविडेंशियरी वैल्यू, फोर्थ कि क्या सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे किसी को कन्विक्ट कर सकते हैं, एंड फिफ्थ इज रिगार्डिंग केस लॉज। तो इस तरह से आपने पूरे क्वेश्चन को पढ़ा,
समझा कि उसमें कितने पार्ट्स हैं और आपको इन सभी चीज़ों का आंसर देना है। ठीक है, अब हो सकता है कई बार ये क्वेश्चन अगर यहीं ख़त्म हो गया होता, अगर क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो गया होता, साइड केस लॉज नहीं लिखा होता, तो इसका मतलब दिस इज़ नॉट बाउंड ऑन यू कि आप केस लॉज भी दें। बट जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ये बात मेंशन कर दी गई है कि केस लॉज भी लिखने हैं, तो इसका मतलब आपको केस लॉज देने हैं। अगर आप केस लॉज नहीं देंगे तो आपका आंसर इनकम्प्लीट होगा। तो इस तरह से आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये समझने की कोशिश करें कि जो एग्जामिनर है वो आपसे क्या पूछना चाहता है। ओके, उसके बाद अब डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड सबसे पहला क्या पूछा गया, मीनिंग। तो हम सबसे पहले बताएंगे डाइंग डिक्लेरेशन का जनरल मीनिंग कि डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब है कोई भी ऐसी स्टेटमेंट रिटन और वर्बल जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा दी गई रिगार्डिंग द कॉज ऑफ हिज डेथ। प्लस आपने फिर यहाँ पर एक बात लिखी जो कि किसी ऑथर ने कही है, दैट इज मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है कि ट्रूथ सिट्स ऑन द लिप्स ऑफ अ डाइंग मैन। किसी मरते हुए व्यक्ति के जबान पर जो है वो सच होता है, क्योंकि वो मरने तो जा ही रहा है इसलिए वो झूठ नहीं बोलेगा। इसलिए हम प्रिज्यूम करते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन में जो कुछ भी कहा गया है वो सच है। फर्दर हमने यहाँ पर एक मैगजिम लिखी कि नीमो मॉरिटन्स प्रोएसेमेटर मेंटायर। देखिए अब मैं यहाँ पर जो मैगजिम लिखी है, दिस विल फेच यू सम एक्स्ट्रा मार्क। लेकिन अगर आप मैगजिम नहीं भी लिखते हैं तो भी बिल्कुल ये मत समझिएगा कि आपने मैगजिम नहीं लिखी तो इसलिए आपका कोई मार्क डिडक्ट होने वाला है। नहीं, मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर आप लिखते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिल सकता है। ओके, तो आपने ये मैगजिम को मेंशन किया। फिर उसके बाद ये आपका इंट्रोडक्शन हुआ। अब आप बताएंगे मीनिंग क्या है कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या होती है। तो मीनिंग को आपने डायरेक्ट सेक्शन 32 से ना शुरू करके पहले हमने बताया कि जो डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब है वो लॉर्ड एटकिंस के द्वारा पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर के केस में दिया गया। इस केस को साइड करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में सुनते ही, डाइंग डिक्लेरेशन वर्ड पढ़ते ही हर किसी के माइंड में यही केस आएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड। तो इसलिए इस केस लॉ को आप मेंशन करें। ठीक, उसके बाद अब आते हैं सेक्शन 32 के ऊपर। सेक्शन 32 का जो सबसेक्शन 1 है वहाँ पर डाइंग डिक्लेरेशन को एक्सप्लेन किया गया है कि डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब है कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो कि ओरल है या वर्बल है या रिटन है किसी ऐसे पर्सन के द्वारा की गई रिगार्डिंग द कॉज ऑफ हिज डेथ और अबाउट द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजेक्शंस रिजल्टिंग इनटू हिज डेथ एंड सच स्टेटमेंट इज रेलेवेंट। जो स्टेटमेंट उस मरते हुए व्यक्ति के द्वारा कही गई वो रेलेवेंट होगी जब कभी उसकी जो डेथ का कॉज है वो इशू में अराइज होगा, एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो पर्सन अंडर द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ हो या ना हो। ठीक, यहाँ से आपने सारे इंग्रेडिएंट्स बता दिए, प्लस ये भी बताया कि सिविल और क्रिमिनल दोनों तरीके की प्रोसीडिंग्स में डाइंग डिक्लेरेशन रेलेवेंट होती है। तो सबसे पहला जो पार्ट था क्वेश्चन का, दैट इज रिगार्डिंग मीनिंग। यहाँ आकर के आपका जो मीनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि क्वीन एम्प्रेस अब्दुल्ला के केस में क्या बात बताई गई। ठीक है, ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप मेंशन करें, स्टिल आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ तक आपका जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, दैट इज़ व्हाट इज़ डाइंग डिक्लेरेशन, ये पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट अब हमसे पूछा गया था हाउ एंड बाय हुम इट कैन बी रिकॉर्डेड। किस तरह से डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक, तो इसके लिए हम अब अपना सेकंड पार्ट शुरू करते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी मेड टू एनी पर्सन। किसी भी व्यक्ति से हम डाइंग डिक्लेरेशन कर सकते हैं, वेदर डॉक्टर, मजिस्ट्रेट, फ्रेंड्स, नियर रिलेटिव्स, हर किसी से डाइंग डिक्लेरेशन कही जा सकती है। लेकिन अगर डाइंग डिक्लेरेशन मजिस्ट्रेट के सामने कही गई है तो उसकी हाई एविडेंशियरी वैल्यू होती है। ये बात आपने बताई। ठीक, तो ये हो गया आपका जो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट था, दैट इज दिस वन। ये आपने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है एविडेंशियरी वैल्यू बताएं। तो अब आप बढ़ेंगे एविडेंशियरी वैल्यू की तरफ। तो हमने हेडिंग डाली कि एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है डाइंग डिक्लेरेशन की। एविडेंशियरी वैल्यू में हमने बताया कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो हाईली रिलायबल होती है। कब? यदि वो मजिस्ट्रेट के सामने कही गई हो, उस व्यक्ति के द्वारा जिसको कोई इंजरी हुई या असॉल्ट हुआ, जैसे ही इंजरी हुई वैसे ही उसने मजिस्ट्रेट के सामने कोई स्टेटमेंट दी अंडर द फिट स्टेट ऑफ माइंड, बिना किसी फियर के, बिना किसी प्रेशर के। ठीक, इस तरह से अगर कोई स्टेटमेंट दी जाती है तो उसकी हाई एविडेंशियरी वैल्यू
होगी। फिर एविडेंशियरी वैल्यू से रिलेटेड आप कुछ केसेस बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया था, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कहा गया है कि साइट केस लॉज भी साइट करें, इसलिए ज़रूरी है कि आप केस लॉज भी बताएं। तो आपने पहले बताया कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस, जिसमें बोला गया कि डाइंग डिक्लेरेशन मेड बिफोर मजिस्ट्रेट इज ऑफ हाई एविडेंशियरी वैल्यू होती है। मुथुकुट्टी वर्सेस स्टेट, इसमें क्या बोला गया कि डाइंग डिक्लेरेशन नीड नॉट ऑलवेज बी कॉरोबोरेटेड, रूल ऑफ कॉरोबोरेशन इज ओनली अ प्रूडेंस, ये बात आपने बताई। ओके, नेक्स्ट आपने बताया कि डाइंग डिक्लेरेशन नीड नॉट टू बी कॉरोबोरेटेड इन ऑल सर्कमस्टांसेस, इट कैन बिकम द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन। देखिए, ये आपसे स्पेसिफिकली क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या जो एक्यूज्ड है उसे कन्विक्ट कर सकते हैं हम केवल डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे। तो इस चीज़ का आंसर आपने दिया एक पर्टिकुलर केस लॉ के अकॉर्डिंग, दैट इज द केस ऑफ पी सेल्वम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिसमें कि क्लियरली ये बात बताई गई है कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो सोल बेसिस हो सकती है कन्विक्शन का। ठीक, यहाँ तक आपको जो भी क्वेश्चन में पूछा गया उस सभी को आपने वन बाय वन करके डिस्कस करा, उसी ऑर्डर में डिस्कस करा जिस ऑर्डर में क्वेश्चन पूछा गया है। सो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है आंसर लिखते समय वो है कि एग्जामिनर के माइंड को पकड़ना, जिस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है उस क्वेश्चन के फ्रेमिंग को पकड़ना और ये समझ पाना कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, प्लस जब भी आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप आंसर राइटिंग लिखना शुरू करें। रोज़ भले ही आप एक आंसर लिखें, चाहे शॉर्ट नोट ही लिखें, लेकिन लिखें ज़रूर, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आपको राइटिंग की प्रैक्टिस होगी, प्लस आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी, प्लस आपको लिखते लिखते ही इस बात का अंदाज़ा होगा कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। प्लस जब आप आंसर लिख लें तो उसके बाद खुद को इवेल्युएट भी करें। दिस इज़ नॉट वेरी मच नेसेसरी है कि आपको इवेल्युएशन के लिए कोई सामने वाला बंदा ही चाहिए, आप खुद भी अपने आंसर्स को इवेल्युएट कर सकते हैं। जब आप इवेल्युएशन करें तो अपने आप को एग्जामिनर के प्लेस पर रखें और सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ आ जाएगा कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या क्या होना चाहिए। अगर आपके आंसर में वो चीज़ नहीं है तो आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट में हम किसी भी क्वेश्चन को ख़त्म करते हुए एक छोटा सा कंक्लूजन दे सकते हैं 4-5 लाइंस का, कि डाइंग डिक्लेरेशन को आपने सम अप कर दिया। लेकिन जो कंक्लूजन वाला पार्ट है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, ये बेसिक चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन का बेसिस है वो आप केवल उसमें बता देते हैं। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो द PDF विल बी अवेलेबल ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। ओके, सो आई होप कि मैंने आपके सभी क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। एंड एक क्वेश्चन था कि क्या कोई फिक्स फॉर्मेट भी होता है आंसर का, तो एज सच देयर इज़ नो फिक्स फॉर्मेट। देखिए, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, ये फॉर्मेट तो सभी क्वेश्चन में होता है। लेकिन अगर आपसे शॉर्ट नोट पूछा गया तो क्या आपको लगता है कि शॉर्ट नोट में भी आप ऐसा करेंगे कि इंट्रोडक्शन लिखेंगे, शॉर्ट नोट को एक्सप्लेन करेंगे, फिर कंक्लूजन लिखेंगे? नहीं। तो डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है उसको उसी तरह से आंसर करें। ओके, एंड इलस्ट्रेशंस देना हमेशा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इलस्ट्रेशंस देते हैं, आप कोई मैगज़ीन लिखते हैं, तो ये सब चीज़ें केवल आपके आंसर को अच्छा बनाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर इलस्ट्रेशन नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, अनलेस एंड अनटिल आपसे इलस्ट्रेशन पूछी ना गई हो। कई बार क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया जाता है जहाँ पर इलस्ट्रेशन स्पेसिफिकली पूछी जाती है। तो जब आपसे कुछ चीज़ स्पेसिफिकली पूछी गई है तो यानी कि आपको बाधित किया गया है कि आप उस चीज़ का आंसर दें। लेकिन अगर स्पेसिफिकली नहीं पूछा गया तो दिस इज़ योर डिस्क्रिशन कि आप उस चीज़ को लिखें या ना लिखें। अगर आप लिखते हैं तो अच्छे मार्क्स पाएंगे, अगर नहीं लिखते हैं तो आपका कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ ये होगा कि अच्छा आपको नहीं पता या पता है। ठीक है, इतनी बात है सिर्फ। तो here this video comes to an end and thank you for supporting our channel। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एंड अगर आप चाहते हैं किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आपको आंसर राइटिंग बताऊं या कुछ और वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊं, सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वी विल श्योरली कंसिडर ऑल योर डिमांड्स। ओके, so stay tuned with our channel and thank you।